डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग विज्ञान पढ़ेंगे और विज्ञान में आज हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे, यानी कि भौतिकी पढ़ेंगे, क्लास 10th। ठीक है बच्चों, जो हमारा चैप्टर है पहला प्रकाश का परावर्तन, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं बच्चों कि प्रकाश क्या होता है ना। प्रकाश का परावर्तन चैप्टर का ही नाम है, तो प्रकाश क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश क्या है बच्चों? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। ठीक है, वस्तु को देखने के लिए, किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। यानी कि आँख जो है हमारा डायरेक्ट जो है किसी वस्तु को नहीं देख सकता है। आँख को देखने के लिए, मतलब किसी भी वस्तु को जब हम देखते हैं ना, तो उसके लिए हमको प्रकाश की जरूरत होता है। जैसे मान लीजिए कि अंधेरी रात में, अंधेरा रात है, मान लीजिए आप खिड़की खोल के बाहर देखिएगा तो कुछ नहीं दिखाई देगा। उसके लिए हमको रोशनी की, यानी कि टॉर्च का या मोबाइल का रोशनी, कोई चीज़ का भी हमको जरूरत पड़ेगा, तभी हम अंधेरी रात में हम देख सकते हैं। वैसा अगर बात रहता तो अंधेरिया जो रात होता है, अंधेरा, उसमें आदमी कहीं भी जाता तो बिना आँख से अगर दिखता तो बिना रोशनी के कहीं चला जाता, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। तो इससे क्या ज्ञात होता है कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें रोशनी की जरूरत होता है, प्रकाश की जरूरत होता है। वास्तव में प्रकाश क्या होता है? जब वस्तुओं से टकरा के, प्रकाश पहले क्या है, किसी वस्तु को जब हम देखते हैं तो प्रकाश वास्तव में किसी वस्तु से टकराकर हमारी आँखों तक पहुँचता है ना। वास्तव में प्रकाश जब वस्तुओं से टकराकर, प्रकाश रोशनी जो है वस्तु से टकराकर हमारी आँखें तक पहुँचता है, तब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, आगे हमारा है, देखिए, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। यानी कि प्रकाश स्रोत, स्रोत मतलब क्या हो गया, उसका सोर्स हो गया, किस चीज़ से प्रकाश प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए पृथ्वी पे है ना, प्रकाश का एकमात्र स्रोत क्या है बताइए बच्चों? पृथ्वी पर प्रकाश का एकमात्र स्रोत क्या है बताइए? सूरज। वेरी गुड। सूरज जो है पृथ्वी पर प्रकाश का एक क्या है, मात्र स्रोत है, मतलब उससे हमको रोशनी प्राप्त होता है। ठीक है, तो जिस वस्तु से प्रकाश मिलता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे हो गया सूर्य, हो गया टॉर्च, हो गया है ना, मोबाइल का टॉर्च हो गया, ये सब चीज़ से, मोमबत्ती हो गया, लालटेन हो गया, बल्ब हो गया, ये सब चीज़ क्या है, प्रकाश का स्रोत है। इससे हमको प्रकाश रोशनी प्राप्त होता है। ठीक है, कुछ प्रकाश स्रोत जो होता है प्राकृतिक होता है, कुछ प्रकाश स्रोत क्या होता है, मानव निर्मित होता है। जैसे सूर्य हो गया, तारे हो गया, आदि क्या है, प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत है, अपने आप स्वतः प्राकृतिक में प्रकाश इससे प्रकाशित होता है। इसमें सूर्य जो है हम पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। सूर्य जो है पृथ्वी पर प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। बिजली का जलता बल्ब हो गया, आगे बता चुके हैं आप लोग को, ट्यूब हो गया, मोमबत्ती, लैंप हो गया, लालटेन हो गया, दिया आदि, ये सब क्या है, प्रकाश के मानव निर्मित है ना स्रोत है। यानी कि इसको मानव ने बनाया है। टॉर्च कौन बनाया है बच्चों? मानव ने बनाया है। बल्ब कौन बनाया है? मानव ने बनाया है। ठीक है, लैंप हो गया, ये सब मानव निर्मित। निर्मित का मतलब होता है निर्माण करना, उसको बनाना, यानी कि इंसान बनाया है। ठीक है बच्चों, आगे आपको बताते हैं। देखिए, प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश में बदल जाता है। देखिए, प्रकाश के जितना भी स्रोत है, प्रकाश के जितना भी स्रोत है उसमें अन्य प्रकार के विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश में है ना बदला जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए लालटेन हो गया, तो लालटेन जो हो गया प्रकाश का स्रोत हुआ, और वह क्या है, मतलब ऊर्जाओं को प्रकाश में बदलता है। लालटेन को ऊर्जा किस चीज़ से प्राप्त हो रहा है बताइए? दशरथ बताइए, लालटेन को ऊर्जा किस चीज़ से प्राप्त हो रहा है? वेरी गुड, मिट्टी तेल से क्या हो रहा है, उसको ऊर्जा प्राप्त हो रहा है। बच्चों, हमको किसी भी कार्य को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसी भी कार्य को करने के लिए क्या चीज़ का जरूरत पड़ता है? किसी भी कार्य को करने के लिए क्या चीज़ का जरूरत पड़ता है? ऊर्जा का। और ऊर्जा हमें किस चीज़ से प्राप्त होता है? भोजन से। भोजन से इंसान को क्या होता है, पशु को, इंसान को ऊर्जा उसको कहाँ से प्राप्त होता है? भोजन से। यानी कि किसी भी कार्य को करने के लिए हमें
ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होता है बच्चों? भोजन से। उसी प्रकार लालटेन जो हो गया, बल्ब हो गया, मरकरी हो गया, ये क्या हो गया? ऊर्जा के स्रोत हुआ। प्रकाश का क्या हुआ? स्रोत हुआ। प्रकाश का स्रोत हुआ। और इसको प्रकाश का स्रोत है तो इसके लिए इसको क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा इसको क्या हो गया? मिट्टी तेल हो गया। बल्ब को ऊर्जा चाहिए तो बल्ब का ऊर्जा क्या होगा? बोलिए बोलिए। बिजली, विद्युत। विद्युत जो है बल्ब का क्या है? ऊर्जा है। अगर देखते हैं लाइट कट गया, बल्ब बंद हो गया, यानी कि उसको ऊर्जा मिलना क्या हो गया? बंद हो गया। और वह बल्ब जो है ऑफ हो गया, बंद हो गया, है ना। प्रकाश देना क्या कर देगा? बंद कर देगा। ठीक है। बिजली के बल्ब, टॉर्च, ये सब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में क्या करता है? परिवर्तित करता है। आगे जो है हम देखिए, प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है। रोशनी देता है, उसको ऊर्जा प्रकाशित करता है। ठीक है। आगे जो है देखिए, प्रादीप्त और अप्रादीप्त वस्तुएं। कुछ वस्तुएं जो होता है ना बच्चों, देखिए प्रकाश उत्सर्जित करता है, यानी कि प्रकाश देता है। कुछ ऐसा वस्तु है जो हमको क्या देता है? प्रकाश देता है, उत्सर्जित करता है। जैसे सूर्य हो गया, सूर्य क्या करता है? प्रकाश देता है ना। बिजली का जलता बल्ब, बिजली का जलता बल्ब क्या दे रहा है हमको? प्रकाश दे रहा है। जलती मोमबत्ती प्रकाश दे रहा है। तो ये प्रकाश क्या होगा? उत्सर्जित प्रकाश कहलाएगा। ठीक है। कुछ वस्तुएं प्रकाश जो है उत्सर्जित नहीं करता है, नहीं देता है। जैसे हो गया टेबल हो गया, टेबल कुर्सी से प्रकाश देता है? नहीं देता है। तो ये क्या हो जाएगा? मतलब उत्सर्जित नहीं करता है। पुस्तक, पौधा हो गया, ये सब उत्सर्जित नहीं करता है। ठीक है। देखिए उदाहरण के लिए मान लीजिए चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा का बच्चों क्या होता है? अपना प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा जो होता है वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। किसके प्रकाश से चमकता है? सूर्य के प्रकाश। चंद्रमा को अपना प्रकाश नहीं होता है। ठीक है ना। वह अप्रदीप्त है। जब सूर्य से प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है तो उस प्रकाश का कुछ भाग परिवर्तित होकर वहाँ पहुँचता है, तभी हम चंद्रमा को देख पाते हैं। अतः चांदनी, चंद्रमा से आता प्रकाश वास्तव में सूर्य का परावर्तित प्रकाश है। सूर्य के द्वारा दिया गया प्रकाश है चंद्रमा। आप लोग अभी तक जान रहे थे कि चांद को अपना प्रकाश होता है। चांद को अपना प्रकाश नहीं होता है। किसके प्रकाश से चमकता है? सूर्य के प्रकाश से चमकता है। देखिए प्रकाश जो है, जैसे सूर्य से आता प्रकाश जब सूक्ष्म कणों जैसे वायु के अणुओं का धूल कण पर पड़ता है, सूर्य का प्रकाश आते हुए वायु के सूक्ष्म, है ना, सूक्ष्म कण, एकदम छोटा कण, है ना, जब अणुओं से धूल कण पर पड़ता है तो वह कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को क्या करती है? अवशोषित करता है, फिर उसको चारों तरफ विकृत करता है, फैलाता है। ठीक है। आगे बताते हैं आपको प्रकाश की किरण के बारे में थोड़ा हम लोग जानेंगे। किरण के मतलब क्या हो गया? रोशनी। मान लीजिए सूरज उग रहा है तो उसका क्या किरण निकलेगा? तो किसी चीज़ पे पड़ेगा, फोकस पड़ेगा। जैसे वेपर लाइट हम लोग जलाते हैं तो फोकस मारता है। देखिए वहाँ अभी दीवार पे सूर्य अभी निकला है, उसका प्रकाश आ रहा है ना, तो वो क्या है आपका? वहाँ किरण आ रहा है उसका प्रकाश का। तो प्रकाश के किरण किसी प्रादीप्त पदार्थ जैसे मोमबत्ती की लौ, देखिए प्रादीप्त का मतलब है जलने वाला, ठीक है ना। मोमबत्ती का लौ या बिजली के बल्ब जलते से प्रकाश सरल रेखा में सभी दिशाओं में आता है। एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को, एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। बताइए आप लोग, प्रकाश की किरण किसे कहेंगे? एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश, एक सरल रेखा पर, बोलिए, प्रकाश को क्या कहेंगे? प्रकाश की किरण कहेंगे। वेरी गुड। चलिए देखिए, प्रकाश की किरणें के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरण पुंज किसे कहते हैं? प्रकाश की किरण के समूह को, प्रकाश के किरण, है ना, किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज जो होता है ना बच्चों, 3 प्रकार के होता है। किरण पुंज कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है, याद रखिएगा। पहला होता है अपसारी किरण पुंज। पहला क्या होता है? दूसरा होता है समांतर किरण पुंज, और तीसरा होता है अभिसारी किरण पुंज। किरण पुंज कितने प्रकार का होता है? कौन कौन? अपसारी,
किरण पुंज, दूसरा समांतर किरण पुंज और तीसरा अभिसारी किरण पुंज। याद रहेगा? चलिए अब आपको बताते हैं अपसारी किरण पुंज क्या होता है। अपसारी किरण पुंज क्या होता है? देखिए, इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें, अपसारी किरण पुंज में क्या होता है, इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर, अपसारी किरण पुंज में क्या होता है, इस प्रकार के किरण पुंज में, इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है, एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। ठीक है बच्चों, उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे अपसारी किरण पुंज कहेंगे। आगे समांतर किरण पुंज के बारे में हम लोग जानते हैं, है ना। समांतर किरण पुंज, देखिए ऐसे किरण पुंज में, ऐसे किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। समांतर में समांतर ही होती है, हमको ध्यान रखना है। ठीक है दशरथ, समांतर किरण पुंज में क्या होता है, ऐसे किरण पुंज में, ऐसे किरण पुंज में प्रकाश की किरण, ऐसे किरण पुंज में प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर होती है। समांतर का मतलब होता है बच्चों एक समान। समांतर का मतलब क्या होता है? एक समान, माने एक जैसन, एक जैसन ना कहता है कि एक के जैसन दोनों गोरा के कॉपी है ना, एक एक कलर के कपड़ा है ना, उसी को कहेंगे समांतर। ठीक है ना। जैसे हो गया सूर्य से आते किरण पुंज को समांतर किरण पुंज कहेंगे। सूर्य से जब किरण आएगा तो समांतर आएगा, एक जैसा आएगा। जब वो किसी वस्तु पर पड़ेगा चाहे कहीं भी, तो सब जगह पड़ेगा वो, है ना। सूर्य जो प्रकाश अपना देता है वो भेदभाव करता है? नहीं करता है। जब प्रकाश आएगा तो उसका सब लाभ लेगा, वो सब के लिए है कि नहीं? तो उसी प्रकार हमको किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए। सभी बच्चों एक समान है, सब बच्चे मन लगा के पढ़िए, है ना, आपस में फ्रेंड की तरह रहिए और अपना शिक्षा प्राप्त कीजिए। ठीक है, कभी भी आप लोग भेदभाव किसी में नहीं कीजिए, सब लोग मिलजुल के पढ़ना चाहिए। आगे हो गया तीसरा है अभिसारी किरण पुंज। क्या है? अभिसारी किरण पुंज। देखिए इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें, अभिसारी किरण पुंज में क्या होता है, इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आके मिलती है। अभिसारी किरण पुंज में क्या होता है बच्चों, इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आके मिलती है। ठीक है, ऐसे किरण पुंज के किरणों के बीच की दूरी घटती चली जाती है। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे हमारा टॉपिक है ना, उसके बारे में थोड़ा हम लोग जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। देखिए आगे जो हमारा टॉपिक है पढ़ेंगे हम लोग पारदर्शी, है ना, पारभासी और अपारदर्शी पदार्थ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। सोनी ध्यानपूर्वक सुनिए। देखिए पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी पदार्थ के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। हमारा टॉपिक है ना, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी पदार्थ। पदार्थ मतलब हो गया कोई वस्तु, कोई सामान के पदार्थ कहेंगे। ठीक है ना, इसके बारे में जानेंगे। देखिए वे पदार्थ, सुनिएगा, पारदर्शी के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। ठीक है बच्चों, सुनिएगा, वे पदार्थ, पदार्थ मतलब कोई वस्तु, वे पदार्थ जिनसे होकर, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, माने ए पार से ओ पार कर जाता है, समझिए, है ना, आसानी से, है ना, पार कर जाता है, क्या कहलाता है, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे क्या हो जाएगा बच्चों बताइए तो, मान लीजिए कोई चीज़ में हम प्रकाश जला रहे हैं, प्रकाश जला रहे हैं और ए पार से ओ पार चल जाएगा, क्या होगा बताइए? शीशा। वेरी गुड, अच्छा बोला। कौन बोला? सुजीत बोला है और आयुष अजीत बोला है। चलिए ठीक है, वेरी गुड आप तीनों को। देखिए वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। जैसे हो जाएगा कांच, क्या हो जाएगा? कांच। मान लीजिए शीशा जो है, लालटेन को ले लीजिए, मान लीजिए घर में सबको होगा, चाहे अब तो जलता नहीं है, अब लाइट का अथी हो गया, तो लालटेन को जब हम जलाते हैं तो बत्ती है उसमें, बत्ती जब जलता है तो प्रकाश देता है, तब प्रकाश अंदर रह जाता है कि बाहर भी देता है? बाहर भी आता है, यानी कि शीशा के इस पार भी रोशनी उसका
आ जाता है। आता है कि नहीं? जैसे मान लीजिए गाड़ी में हेडलाइट लगा हुआ है, आगे वाला जो हेडलाइट जो होता है मोटरसाइकिल चाहे बस चाहे कोई चीज़ में, है ना, तो उसमें शीशा लगा रहता है, अंदर क्या रहता है? बल्ब रहता है। तो बल्ब जब जलता है तो शीशा के उस पार भी प्रकाश जाता है कि नहीं? तो इस पार से उस पार मतलब आसानी से प्रकाश जो है, वे पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी कहते हैं। पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच हो गया, पानी हो गया, क्या हो गया? पानी हो गया। पानी देखिए, पानी मान लीजिए यहाँ देखिए बोतल में पानी रखा हुआ है, पानी बोतल में रखा हुआ है, इस पार से उस पार दिख रहा है कि नहीं? पानी दिख रहा है ना, उधर से भी दिखेगा इधर से भी दिखेगा, तो ये क्या हो गया? पारदर्शी। क्या हो गया? पारदर्शी हो गया। ठीक है बच्चों, हवा हो गया, ये सब क्या है? पारदर्शी पदार्थ है। कांच, पानी, हवा, ये सब क्या है? पारदर्शी पदार्थ है। कांच का मतलब शीशा, कांच का मतलब शीशा। नहीं समझ रहा है तो समझ लो। आगे हमारा वे पदार्थ, अब पढ़ रहे हैं पारभासी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने में से होकर जाने देता है, एक छोटे से भाग को अपने में से जाने देता है, पारभासी पदार्थ कहलाता है। जैसे घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच कहने का मतलब हो गया ना, देखिए इसमें पारभासी में क्या होगा? आपको थोड़ा धुंधला दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? धुंधला। मान लीजिए कि कोई वस्तु है ना, तो उससे आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, उसमें ताकिएगा तो इस पार से उस पार स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। जैसे कांच में दिखाई दे रहा है लेकिन इसमें दिखाई नहीं देगा, थोड़ा धुंधला दिखाई देगा। मान लीजिए कोई वस्तु है, मान लीजिए पर्दा है या कोई साड़ी है या कुछ भी है, आप उसको वहाँ पे टांग दीजिए मान लीजिए, ठीक है, और इस पार से उस पार देखिएगा तो पूरा स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, थोड़ा धुंधला दिखाई देगा। जैसे कि आप देख भी सकते हैं, पर्दा देख सकते हैं ना। तो घिसा हुआ कांच मतलब घौंसल कागज, शीशा थोड़ा घिसा हुआ है। देखते हैं कोई कोई ऐनक उनक होता है जो घौंस जाता है तो फ्रेश मुंह दिखाई नहीं देता है, देखे ना, ऐसा होता है, पुराना हो जाता है तो धुंधला दिखाई देगा। ठीक है, तो पारभासी क्या कहलाएगा? वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे भाग को ही अपने से होकर जाने देता है, उसको क्या कहेंगे? पारभासी पदार्थ कहेंगे। जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज। देखिए कागज जो हो गया तेल लगा, कागज में तेल लगा दीजिए थोड़ा सा और उसको देखिए तो आप लोग ताकिएगा जब, तो क्या दिखाई देगा? कुछ भाग दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देगा। तो वैसा चीज़ क्या होगा? पारभासी। क्या होगा? हाँ, पारभासी कहिए चाहे पारभासी कहिए। जैसे हो गया बैलून का रबर, बैलून का रबर, उसको देखिएगा ऐसे करके चौड़ा करके तो पूरा दिखाई नहीं देगा इस पार से उस पार। ठीक है, आँख की पलक, आँख के पलक हो गया, ऐसे कर रहे हैं तो थोड़ा बंद कर, पलक मान लीजिए हम गिरा लिए, पपनी नहीं समझ में आ रहा था, ये आँखवा का ऐसे हम करेंगे, है ना, करेंगे और थोड़ा थोड़ा ऐसे ताकेंगे थोड़ा खोल के तो धुंधला दिखाई देगा कि नहीं? है ना, दिखाई देगा ना। अच्छा, आगे हो जाएगा आपको चर्म हो जाएगा, रक्त हो जाएगा, खून। कभी जांच घर में तो आप लोग गए नहीं है, ब्लड जांच होता है, नहीं गए होंगे, कहीं गए हैं जांच घर में? खून जांच जहाँ होता है नहीं गए, उसको देखिएगा निकाल के एक शीशा पर रख देगा और एक आध फिर शीशा से इसे थोड़ा घसेगा तो क्या हो जाएगा? धुंधला दिखाई देगा। तो क्या हो गया? पारभासी हो गया। दूध देख लीजिए, दूध भी क्या है? पारभासी है, पूरा स्पष्ट। इस पार से दूध किसी बर्तन में रखे हैं तो पूरा दिखाई देता है, इस पार से इस पार स्पष्ट नहीं दिखाई देता है ना। घना धुआं हो गया, धुआं में भी हमको धुन में धुन ले लीजिए, धुन, धुन को क्या कहेंगे शुद्ध में? कुहासा। क्या कहेंगे? कुहासा। कोहरा कह सकते हैं, खाए वाला कोहरा ना, कोहरा यानी कि कुहासा। जब आप लोग ठंडा के दिन में देखेंगे बहुत ज़्यादा कुहासा है, यानी कि धुंध घेरा हुआ है, तो हमको क्या है, जब साइकिल चलाते हैं चाहे मोटरसाइकिल, चाहे आप लोग कोचिंग आते हैं तो रास्ता में देखे होंगे धुंध घेर ले तो दिखाई पूरा नहीं देता है, किसी तरह साइड से आते हैं धुंधला। गाड़ी वाला के देखिएगा इंडिकेटर ये सब जलाते हुए चलता है ताकि एक्सीडेंट नहीं हो, स्पष्ट दिखाई नहीं देता है ना। हल्के बादल हो गया, ये सब क्या है? पारभासी पदार्थ है। ठीक है बच्चों, आगे बताते हैं अपारदर्शी के बारे में। देखिए वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देता है, वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देता है उसको क्या कहते हैं? अपारदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं?
देखिए अपारदर्शी का मतलब क्या हो गया, ए पार से ओ पार नहीं दिखाई देगा। शॉर्ट में समझ लीजिए, अपारदर्शी का मतलब क्या हुआ, इस पार से उस पार दिखाई नहीं देगा। जैसे मान लीजिए ये दीवार है, कोचिंग का दीवार है ना, तो ए पार से ओ पार हम ताक रहे हैं तो दिखाई दे रहा है, तो ये क्या हो गया अपारदर्शी, मतलब ए पार से ओ पार नजर नहीं दिखाई देगा, देगा नहीं, तो ये क्या हो गया अपारदर्शी हो गया। क्या हो गया, जैसे हो गया लकड़ी हो गया, लकड़ी है तख्ता है, तो ताकिएगा इसे मुंह लंग धो के आँख से, तो ए पार से इधर का उधर दिखाई देगा नहीं हो गया। जैसे लोहा हो गया, पत्थर हो गया, अलकतरा हो गया, अलकतरा जो रोड बनता है काला काला जो रहता है बीच में जो रखा था, देखे है ना, कभी कभी लग उग जाता है तो छूटता नहीं है, तो तेल से फिर मिट्टी तेल से छूटेगा। पेंट हो गया, धातु की प्लेट हो गया, ये सब क्या है अपारदर्शी है। क्या है तो इस प्रकार बच्चों हम लोग ने जाना टॉपिक पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी के मतलब हम लोग समझे, है ना। पारदर्शी का मतलब क्या हो गया, इस पार से उस पार हमको दिखाई देगा, ठीक है। और पारभासी का मतलब क्या हो गया कि इस पार से उस पार हमको स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, धुंधला दिखाएगा। और अपारदर्शी का मतलब हो गया इस पार से उस पार दिखाई देवे नहीं करेगा। जैसे लकड़ी हो गया, दीवार हो गया, है ना, लोहा हो गया, समझ गए कि नहीं। चलिए आगे बताते हैं। देखिए प्रकाश का परावर्तन के बारे में थोड़ा हम लोग जानेंगे। देखिए प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के किसी वस्तु से, मान लीजिए प्रकाश जो है, रोशनी जो है किसी वस्तु से टकराकर और फिर लौटा, तो उसको क्या कहेंगे प्रकाश के परावर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे प्रकाश के परावर्तन। मान लीजिए किसी चीज़ पर आप टॉर्च का फोकस मार रहे हैं और फिर लौट गया। जैसे कि आप लोग अक्सर देखे होंगे रात में कभी बाजार से चौक से डेरा चौक से आए होंगे तो देखे होंगे आप लोग क्या कि साइकिल से आ रहे हैं, इधर से मोटरसाइकिल वाला चाहे ट्रक वाला जा रहा है, तो एक के बार आंखें पर रोशनी मार देता है, तेज करेगा, तो वो क्या हो गया, मतलब प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर, तो ट्रक का चाहे बस का प्रकाश जो है अब आँख से टकरा कर, है ना, और लौटने को प्रकाश का फिर टकरा के फिर लौट गया, तो उसको क्या कहेंगे प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। यानी प्रकाश के किसी वस्तु से टकरा के जब लौटता है तो उसको क्या कहेंगे प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। ठीक है बच्चे, आगे हो गया आपको। देखिए आपको समतल दर्पण के बारे में बताते हैं थोड़ा। देखिए समतल दर्पण जो है ना, चिकने कांच की एक समतल प्लेट से बना होता है। समतल कांच की प्लेट की एक सतह को, है ना, रजतित कर दिया जाता है, अर्थात उस पर रजत चांदी की एक पतली परत जमा कर दी जाती है। ठीक है, पेंट चढ़ाने से चांदी की परत खरोच आदि से क्या रहता है सुरक्षित रहता है, ये तो अलग चीज़ है। चलिए आगे बताते हैं आपको, सुनिए परावर्तन के नियम। क्या बताएंगे बच्चों, परावर्तन के नियम। देखिए परावर्तन के नियम किसे कहते हैं, देखिए सुनिएगा ध्यानपूर्वक। प्रकाश की किरण किसी सतह पे पहुँच के, सतह का मतलब जगह हो गया, सरफेस जमीन। प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परिवर्तित होती है, उन नियमों को परावर्तन के नियम कहते हैं। फिर से सुनिए, प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर, प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है, उन नियमों को, है ना, परावर्तन के नियम कहते हैं। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, एक होता है आपतित किरण। सुनिएगा, आपतित किरण क्या होता है, इसमें आपतित किरण होता है, आपतित किरण। ठीक है, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। मतलब कोई किरण जो है प्रकाश का किसी सतह पे पड़ा, मान लीजिए जमीन पे पड़ा, दीवार पे पड़ रहा है, तो उसको क्या कहेंगे आपतित किरण कहेंगे। आपतन बिंदु क्या होता है, देखिए जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है, जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, उसके बाद परावर्तित किरण क्या होता है, जिस माध्यम से, जैसे मान लीजिए हवा, जिस माध्यम, है ना, में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है, उसी माध्यम में लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है,
अब आगे बताते हैं आपको अभिलंब क्या होता है। देखिए बच्चों, किसी समतल सतह से, समतल का मतलब हो गया इंग्लिश में उसको कहेंगे प्लेन, कहते हैं ना कि प्लेन है जगह, तो प्लेन को क्या कहेंगे? समतल। क्या कहेंगे? समतल कहेंगे। अभिलंब हो गया किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को उस बिंदु का अभिलंब कहते हैं। किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर, किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को उस बिंदु पर, है ना, अभिलंब कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब बताते हैं आपको आपतन कोण के बारे में बताते हैं। आपतन कोण क्या होता है? देखिए, आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गई अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं। ठीक है। उसके बाद परावर्तन कोण के बारे में बताते हैं। देखिए, परावर्तन कोण क्या होता है? परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए, परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है, अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये बता दिए आपको। अब बताते हैं थोड़ा आपको प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब क्या होता है उसके बारे में थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे। सुनिएगा ध्यानपूर्वक सब बच्चे। देखिए, किसी बिंदु स्रोत से अभी बताया है स्रोत के बारे में, किसी चीज़ से कोई चीज़ प्राप्त होता है तो उसको स्रोत कहेंगे, है ना, सोर्स कहेंगे। ठीक। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब जो होता है ना बच्चों, दो प्रकार के होता है। प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब। पहला क्या होता है? वास्तविक मतलब क्या होता है? रियल होता है, यानी कि सचमुच। वास्तविक मतलब सचमुच, रियल। कहते हैं ना कि रियल चीज़ है, रियल मी का मोबाइल भी कहते हैं ना, यानी कि वास्तविक मोबाइल उसका कैमरा है, इसलिए कहा जाता है। तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या होता है? काल्पनिक का मतलब होता है बच्चों बनावटी। काल्पनिक का मतलब क्या होता है? बनावटी। देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब हो गया और काल्पनिक प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं, यानी कि आभासी प्रतिबिंब को काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहते हैं। याद रहेगा? प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है? पहला होता है कौन? वास्तविक प्रतिबिंब। क्या होता है? और दूसरा होता है आभासी कहिए या काल्पनिक प्रतिबिंब। दूसरा क्या होता है? आभासी या काल्पनिक, दोनों एक के नाम है। ठीक है। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? पहला वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब। याद रहेगा? अब वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में थोड़ा जानते हैं क्या होता है। देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से, दर्पण का मतलब ऐनक हो गया, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे मान लीजिए वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, पर्दे पर। सुनो, वास्तविक प्रतिबिंब किस चीज़ पे प्राप्त किया जा सकता है? पर्दा पर। मान लीजिए सिनेमा हॉल में जाइएगा, फिल्म देखने जाइएगा, है ना, चाहे देहात में तो नहीं है सिनेमा हॉल, कभी शहर में जाइए तो जाइएगा, थोड़ा बड़े हो जाइए आप लोग, मैट्रिक पास कर जाइए तब जाइएगा फिल्म देखने, है ना, अभी जाने की जरूरत नहीं है, अभी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए। देखिए, तो वास्तविक प्रतिबिंब किस पे प्राप्त किया जा सकता है? पर्दा पर। मान लीजिए टेलीविजन वो क्या करता है? शूट करता है, फिल्म का सीन जो है वो शूटिंग करता है कैमरा से शूट करता है, वीडियो कैमरा से। और वह क्या करता है? उसमें जो है दिलीप पिटा जाइएगा, उसमें जो है पिटा जाइएगा कह देना, उसमें जो है आपको शूट करता है वीडियो कैमरा, और उसके बाद क्या करता है? उसको बनाता है, मिक्सिंग करता है। और वो क्या है? पर्दा पर, यानी सिनेमा हॉल में पर्दा लगा रहता है, उस पर्दा पर आपको दिखाता है। तो क्या हो गया? वास्तविक ही दिखाता है। लगता क्या है कि सचमुच हम लोग देख रहे हैं।
मारधार एक्शन से भरपूर रहता है फिल्म, चाहे गाना रहता है, कोई बुझाता है क्या सचमुच देख रहा है, गाड़ी चल रहा है, हर चीज़ चल रहा है, देखते हैं कि नहीं। तो क्या हो गया, वास्तविक प्रतिबिंब को किस चीज़ पे उतारा जा सकता है, पर्दा पर। किस चीज़ पे, पर्दा पर उतारा जा सकता है कि नहीं। जैसे मान लीजिए मैच चल रहा है, मैच दिल्ली में चल रहा है, लाइव चल रहा है, तो देखते हैं टीवी में वहाँ छक्का मारता है तो यहाँ दिखा रहा है, तो वास्तविक सचमुच रहता है कि झूठ के, सचमुच रहता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब को किस चीज़ पर उतारा जा सकता है, पर्दा पर। ठीक है बच्चों, पर्दा पर उसको उतारा जा सकता है। ठीक है, आगे बच्चों बताते हैं आपको। देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। ध्यान रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या होता है बच्चों, हमेशा उल्टा होता है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं आभासी प्रतिबिंब कहिए चाहे काल्पनिक प्रतिबिंब कहिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। आभासी प्रतिबिंब को काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहते हैं, यानी कि बनावटी। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, चाहे काल्पनिक प्रतिबिंब। देखिए, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। देखिए, आभासी प्रतिबिंब को जो है ना, चाहे काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दा पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब को किस चीज़ पे प्राप्त नहीं किया जा सकता है, पर्दा पे। लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब को किस चीज़ पे प्राप्त किया जा सकता है, पर्दा पे। याद रखिएगा। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब जो होता है वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब चाहे काल्पनिक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब चाहे काल्पनिक प्रतिबिंब है ना, वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। वस्तु की अपेक्षा आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा सीधा होता है। आपको वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। याद रखिएगा इसको, 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बनेगा। ठीक है बच्चों, आगे आपको बताते हैं। देखिए, वस्तु दूरी बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब दूरी होता है। वस्तु दूरी बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब दूरी होता है। ठीक है, याद रखिएगा। कोई वस्तु समतल दर्पण से जितनी आगे होती है उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है। सुनिएगा, कोई वस्तु समतल दर्पण से जितना आगे होगा, कोई वस्तु समतल दर्पण से जितना आगे होगा उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही क्या होगा, पीछे होगा। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सुखविंदर सिंह, इधर ध्यान दीजिए। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता क्या होता है। देखिए, समतल दर्पण द्वारा बने हुए प्रतिबिंब के निम्नलिखित विशेषता होता है। ठीक है, पहला क्या होता है सुनिएगा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता क्या होता है, तो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता निम्नलिखित होता है। पहला होता है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा होता है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। तीसरा होता है प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या बनेगा, सीधा बनता है। चौथा होता है प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा बनेगा, पीछे का भाग उल्टा बनेगा। ठीक है, तो ये आपको बताया समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता के बारे में आपको बताया। जैसे मान लीजिए आप प्रतिबिंब सीधा होएगा उल्टा, इसके लिए हम एक प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मोमबत्ती की लौ के आकार की तुलना में लौ का प्रतिबिंब का आकार, देखिए मोमबत्ती के आकार की तुलना में मोमबत्ती हमारा इतना बड़ा है, मान लीजिए 1 बित्ता का है, और उसमें जो है आपको प्रकाश जल रहा है, जला दिए उसको, तो यहाँ पे आप देखिएगा मोमबत्ती की लौ का मतलब जो रोशनी दे रहा है उसकी तुलना में लौ का प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा। तो देखिए, एक चम्मच मान लीजिए हम लेंगे, चम्मच की लौ से दूरी को बढ़ा चढ़ा कर प्रतिबिंब के आकार को परिवर्तित करके जांच किया जा सकता है। चम्मच के दोनों सतहों से बने प्रतिबिंब, चम्मच ले आएंगे, चम्मच में आप लोग देखे होंगे, आप ले आइएगा उसको चेहरा के पास तो आपको दिखाई देगा, उल्टा सीधा भी उसमें पता चलेगा। नाक के पास ले जाइए तो बड़का दिखाई देगा। कभी करके नया चम्मच देखिएगा जिसमें दिख जाए फ्रेश हो,
चम्मच के दोनों सतहों से बने प्रतिबिंब लगभग वैसे ही होते हैं जैसे कि गोलीय दर्पण से बनते हैं। गोलीय दर्पण से, गोलीय दर्पण क्या होता है बच्चों, आइए बता देते हैं आपको। देखिए, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। खोखले गोले का एक भाग होता है। गोलीय दर्पण प्राय कांच के एक टुकड़े को समतल दर्पण की तरह, है ना, रजतित या कलाई पर बनाया जाता है, जो एक खोखले के गोले भाग का होता है। ठीक है, आगे बताते हैं आपको थोड़ा हम बताते हैं ध्रुव के बारे में। देखिए, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण को ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। उसके आगे जो है वक्रता केंद्र क्या होता है। देखिए, गोलीय दर्पण जिस गोले का, शांति रहिए, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, अब थोड़ा एक और हम जानेंगे, वक्रता त्रिज्या के बारे में जानेंगे। ठीक है, त्रिज्या को हम आर से प्रेजेंट करते हैं, आप पढ़े भी होंगे, है ना। त्रिज्या को आर से वृत्त वाला जो सवाल आता है, वृत्त की परिधि, इसे पढ़े होंगे, उसमें आर बराबर त्रिज्या बताए होंगे। देखिए, नहीं पढ़े हैं तो आगे बताएंगे आपको। देखिए, वक्रता त्रिज्या जो है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यानपूर्वक आप लोग सब लोग सुनिए। आगे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, अवतल दर्पण के मुख्य उपयोग क्या होता है। देखिए, अवतल दर्पण निकट रखी वस्तु का सीधा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ध्यानपूर्वक, संध्या ध्यानपूर्वक सुनिए। देखिए, अवतल दर्पण निकट रखी वस्तु का सीधा, अवतल दर्पण निकट रखी वस्तु का सीधा, बड़ा तथा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण, दर्पण का मतलब ऐनक, शीशा। अवतल दर्पण निकट रखी वस्तु यानी कि नज़दीक रखल वस्तु, सामान, है ना। अवतल दर्पण निकट रखी वस्तु का सीधा, बड़ा तथा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण निकट रखी वस्तु का सीधा, अवतल दर्पण निकट रखी वस्तु का सीधा, बड़ा तथा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। इसलिए, है ना, बड़ी वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण का उपयोग, देखिए, अवतल दर्पण का उपयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है। संध्या सोनी पिटा जाइएगा आप दोनों आदमी, ध्यानपूर्वक सुनिए, पिटा जाइएगा, समझ जाइए। मतलब अवतल दर्पण का उपयोग हजामती यानी कि दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है। हम सैलून में हम लोग जाते हैं, दाढ़ी और केस बनवाने जाते हैं, है ना। आप लोगों के तभी दाढ़ी नहीं है, बाल कटवाने जाते होंगे, है ना, हम लोग जाते हैं ना। तो अवतल दर्पण का उपयोग हजामती रूप में किया जाता है। हजामती का मतलब है दाढ़ी केस बनाने के लिए। ठीक है, जो सैलून में जो शीशा लगा रहता है वह कौन दर्पण रहता है, अवतल दर्पण। सैलून में जो शीशा लगा रहता है कौन दर्पण, अवतल दर्पण, याद रखिएगा। अवतल दर्पण का उपयोग किस चीज़ में किया जाता है, हजामती के रूप में। किस चीज़ में, हजामती के रूप में, दाढ़ी केस बनाने के लिए, काटने के लिए, ठीक है ना, किया जाता है। दूसरा है, और बताते हैं अवतल दर्पण का उपयोग किस चीज़ में किया जाता है, ठीक है ना। तो अवतल दर्पण का उपयोग बच्चों बताए कि अवतल दर्पण का उपयोग जो होता है वह हजामती रूप में दाढ़ी केस बनाने के लिए किया जाता है सैलून में। दूसरा बताया आपको, टॉर्च जो होता है ना उसमें अवतल दर्पण लगा रहता है। शीशा जो होता है वो अवतल दर्पण का लगा होता है। ठीक है, वाहनों के हेडलाइट में, वाहन के मतलब हो गया गाड़ी, वाहन के मतलब गाड़ी, जैसे मोटरसाइकिल हो गया, जीप हो गया, मारुति हो गया, बस हो गया, कार हो गया, बोलेरो हो गया, स्कॉर्पियो हो गया, जथी कहना है कहिए, ETC इत्यादि। वाहनों के हेडलाइट, हेडलाइट मतलब ओकर सर वाला। तो आगे हमारा है, देखिए, टॉर्च हो गया, वाहनों के हेडलाइट बता दिए हैं आपको। हेडलाइट का मतलब, हेड मतलब सिर होता है, जो बड़का बॉलवा लगा रहता है गाड़ी सब में, उसी को कहेंगे हेडलाइट, है ना। गोलका बड़का जो रहता है, फोक से केवल मारता है। तो टॉर्च हो गया वाहन के हेडलाइट, तथा सर्च लाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सर्च लाइट का मतलब हो गया किसी चीज़ को, सर्च मतलब होता है खोजना, किसी चीज़ को खोजने के लिए अंधेरा में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जिसमें उसमें दर्पण जो लगा रहा है, दर्पण का मतलब शीशा,
टॉर्च हो गया, वाहनों के हेडलाइट हो गया, या हजामती रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बता दिए। आगे बताते हैं, इसी में अवतल दर्पण का और भी उपयोग होता है। रोगियों के नाक, अवतल दर्पण का उपयोग होता है। रोगी, कोई बीमार आदमी है तो उसको नाक, कान, गला, दांत आदि के जांच के लिए जो होता है, डॉक्टर जो होता है अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। अवतल दर्पण का प्रयोग जो है रोगी के नाक, है ना, कान, गला, दांत आदि की जांच के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। अवतल दर्पण का प्रयोग, छोटा सा एक ऐनक लगा रहता है, उसमें डंटी एक प्रकार का लगा रहेगा, चम्मच के तरह इतना बड़ा रहेगा, गोल रहेगा एकदम, मान लीजिए एकदम शीशा के तरह थोड़ा रहेगा गोल। ठीक है, पैसा 1 रुपया हो गया चाहे 2 रुपया, उतना ही बड़ा दर्पण रहता है और उसमें डंटी लगा रहता है। और दांत देखना है ना, तो दांत वाला वो दर्पण के ले जाएगा, इसे सटाएगा तो उसमें बड़का दिखाई देगा कि उसमें खोखला हो गया है, चाहे खुरला हो गया कुछ भी, तो वो देखेगा। चाहे नाक में यहाँ पे रख के देखेगा, चाहे कान में ऐसे रंग लगा के छोड़ देखेगा तो उसको बड़ा दिखाई देगा। घाव छोट रहेगा तो बड़ दिखाई देगा कि कहाँ तक उसमें खराब है, चाहे सड़ गया है, चाहे गल गया कुछ भी, तो वो डॉक्टर प्रयोग करता है। अवतल दर्पण का प्रयोग डॉक्टर नाक, कान, गला, दांत आदि को देखने के लिए प्रयोग करता है। ठीक है, आगे हो गया आपको, सौर भट्टियों से सूर्य से आती है ना उष्मा ऊर्जा को बड़े बड़े अवतल दर्पण द्वारा छोटे प्रतिबिंब में केंद्रित किया जाता है। इसमें भी इसका उपयोग किया जाता है सौर भट्टी में, सोलर सिस्टम में। आगे बताते हैं आपको, अवतल बता दिए बच्चों, अब बताते हैं आपको उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग बता दिए, अब बताते हैं आपको उत्तल दर्पण का उपयोग बताते हैं। देखिए, स्कूटर जो होता है ना, स्कूटर हो गया, मोटरसाइकिल हो गया तथा बस इत्यादि में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है साइड मिरर के रूप में। मिरर का मतलब हो गया दर्पण, शीशा। साइड का मतलब हो गया बगल। साइड इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में बगल कहेंगे। आप लोग अक्सर देखे होंगे, मान लीजिए ग्लैमर है, कोई भी गाड़ी है, मोटरसाइकिल कोई भी हो गया, मान लीजिए बस हो गया, ट्रक हो गया, स्कॉर्पियो, बोलेरो कोई भी हो गया, उसको साइड में देखिएगा जहाँ पे ड्राइवर बैठता है, दोनों साइड ऐनक लगा रहता है। ऐनक लगा रहता है, शीशा, तो शीशा लगा रहता है, तो उस दर्पण को क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। जो वाहनों में साइड मिरर के रूप में प्रयोग होता है। जो वाहनों का मतलब हो गया गाड़ी, बस, ट्रक, मोटरसाइकिल, जीप, कार, कुछ हो ले लो, उसके बगल में है ना ऐनक लगा रहता है, शीशा, उसको कहेंगे उत्तल दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। यानी कि वाहनों के साइड मिरर में जिस दर्पण का उपयोग किया जाता है उसको कहते हैं उत्तल दर्पण कहते हैं। तो उत्तल दर्पण का उपयोग किस चीज में हुआ? वाहनों के साइड मिरर के रूप में। किस रूप में? वाहनों के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। ठीक है, क्यों होता है इसका प्रयोग? पीछे देखने के लिए, है ना, आईने के रूप में होता है। ड्राइवर क्या करता है, मतलब शीशा लगा रहता है यहाँ पे, है ना, तो शीशा लगा रहता है, तो पीछे का जो भी वस्तु आ रहा है या गाड़ी कोई भी आ रहा है ना, मोटरसाइकिल वाला चाहे कोई भी आ रहा है, तो उसको क्या है, उसमें स्पष्ट दिख लेता है। ऐनक में, उत्तल दर्पण में क्या है, वह सीधा देख लेता है। पीछे का जो भी वस्तु आ रहा है या गाड़ी आ रहा है तो उसको उसमें देख लेता है और क्या कर देता है, उसको, है ना, साइड कर देता है, साइड दे देता है उसको देने वाला। अक्सर हम लोग भी मोटरसाइकिल चलाते हैं तो ऐनक जो लगा रहता है हमारा, उत्तल दर्पण जो लगा रहता है, उसमें देखते रहते हैं कि पीछे से कोई आ तो नहीं रहा है, बड़ा गाड़ी आ रहा है तो उसको क्या करेंगे, साइड दे देंगे। हमसे तेज जाना चाहता है तो जाओ, साइड दे देते हैं। दूसरा चीज़ है, क्योंकि मतलब इसमें पीछे देखने के लिए आईने के रूप में होता है, क्योंकि वह किसी वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। पीछे वाला जो वस्तु कोई आ रहा है ना, कोई व्यक्ति आ रहा है या कोई गाड़ी आ रहा है, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनाएगा बच्चों? सीधा बनाएगा। तो आपको याद रखना है कि उत्तल दर्पण में जो आपको किसी वस्तु का हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है? सीधा। उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? सीधा बनता है। पीछे का कोई चीज़ आ रहा है तो हमेशा आपको सीधा उसमें दिखाई देगा, है ना। थोड़ा छोटा देगा, यद्यपि यह छोटा होता है, थोड़ा छोटा दिखाई देगा। मान लीजिए पीछे से गाड़ी आ रहा है, ऐनक में हम यहाँ देख रहे हैं मोटरसाइकिल में, तो सीधा दिखाई देगा कि गाड़ी आ रहा है, लेकिन दूर में है तो छोटा दिखाई देगा। ठीक है, बता दिए आपको अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण का उपयोग बता दिए। अब कुछ और थोड़ा बातें रह गई है, उसको हम बताते हैं आपको। देखिए, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी कि आर, त्रिज्या को आर से हम सूचित करते हैं।
अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी, फोकस को हम f से प्रेजेंट करते हैं, सूचित करते हैं, f ऋणात्मक होता है। फिर से सुनिएगा, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी है ना ऋणात्मक होती है, यानी कि माइनस में होगा। ऋणात्मक का मतलब माइनस और धनात्मक का मतलब प्लस, याद रखिएगा। ऋणात्मक का मतलब माइनस और धनात्मक का मतलब प्लस, यानी कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है। दूसरा, उत्तल दर्पण, अवतल बता रहे थे, अब उत्तल बता रहे हैं। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी धनात्मक होता है। ठीक है। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी क्या होता है, हमेशा धनात्मक होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा सभी बच्चे। आगे है आवर्धन के बारे में, थोड़ा हमारा चैप्टर खत्म ही होने वाला है ना, थोड़ा देर और आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। आवर्धन के बारे में हम पढ़ा रहे हैं। देखिए, आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। प्रतिबिंब के ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार बच्चों हमारा जो है ना चैप्टर जो था हमारा, इसमें कुछ और भी कुछ बातें रह गई जो आपको बताते हैं। देखिए, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो होता है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी यानी कि f, इसकी वक्रता त्रिज्या r की आधी होती है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, हमारा सूत्र भी बनेगा इसमें। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी यानी कि f और इसकी वक्रता त्रिज्या यानी कि r की आधी होती है। ठीक है, यानी कि f बराबर r/2 होगा, f बराबर r/2। ठीक है, याद रखिएगा f बराबर क्या होगा गोलीय दर्पण में, r/2 होगा। याद इस चीज़ को आपको रखना है। ठीक है। दर्पण सूत्र भी होता है, गोलीय दर्पण का सूत्र होता है, देखिए इस प्रकार होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, इसका सूत्र होता है गोलीय दर्पण का, दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, गोलीय दर्पण के लिए प्रयोग क्या करना है, m बराबर -v/u, m बराबर -v/u, इस चीज़ को आपको याद रखना है। अब दर्पण का सूत्र आपको हम बता दिए हैं। ठीक है, ये सब चीज़ को आप सभी बच्चे ध्यानपूर्वक है ना सुने। इसके लिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे आपको सारी जानकारी मिल सके। धन्यवाद।